हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग सरोजनी नायडू की काफ़ी फेमस पोएम द पैलनकिन बेरर्स के बारे में पढ़ेंगे। पैलनकिन का अर्थ होता है पालकी और बेरर्स वर्ड जो है ना, इसका अर्थ होता है वाहक। इट मीन्स जो लोग पालकी उठाते हैं या फिर ढोते हैं उनके लिए पैलनकिन बेरर्स वर्ड का यूज़ किया जाता है। आप लोग को पता होगा कि पुराने टाइम में जब दुल्हन की विदाई होती थी ना, तो उनको पालकी में ले जाया जाता था उनके ससुराल। कुछ लोग उस पालकी को या फिर उस डोली को अपने कंधे पे उठाते थे और फिर दुल्हन को उसके ससुराल पहुंचाते थे रास्ते में गीत गाते हुए। तो उसी इंसिडेंट के इर्द गिर्द जो है ये पूरी पोयम है। इसमें दिखाया गया है कैसे पैलनकिन बेरर्स जब नई दुल्हन को ले जाते हैं उसके ससुराल, तो रास्ते में गीत गाते हुए जाते हैं। उसी चीज को डिटेल में डिस्कस किया गया है इस कविता में, ठीक है। और इस कविता से पहले हम सरोजनी नायडू की 4 और कविता पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जिसमें कि शामिल है बेंगल सेलर्स, विलेज सॉन्ग, इफ यू कॉल मी और सोल्स प्रेयर पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। और एक और वीडियो में हम सरोजनी नायडू एज ए पोएट डिस्कस कर रखे हैं। तो ये 5 वीडियो सरोजनी नायडू से रिलेटेड पहले से अपलोड था। ये 6ठा वीडियो है जो कि सरोजनी नायडू से रिलेटेड है। ये जो नोट्स हैं हम नॉर्मली 4 पेज का रेडी किए हुए हैं, क्योंकि ये जो कविता थी ना काफ़ी छोटी कविता है। 12 लाइन, इट मीन्स 12 लाइन की कविता है और छोटा छोटा लाइन का यूज़ किया गया है। इस वजह से जो इसका समरी या एनालिसिस वाला सेक्शन था ना, वो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। फिर भी हम कोशिश किए हुए हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट ऑफ चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है ना, उसको हम कवर अप कर ले इस नोट्स में। और बाकी आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो, कुछ चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगे कि कुछ चेंज करना है तो वो सब कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है द पोएम इंटाइटल्ड द पैलनकिन बेरर्स की पोएम, जिसका कि शीर्षक है पैलनकिन बेरर्स, इज रिटन बाय फेमस इंडियन पोएट। उसको लिखा गया है प्रसिद्ध भारतीय पोएट एंड एक्टिविस्ट, इट मीन्स हो जाता है कार्यकर्ता, सरोजनी नायडू के द्वारा। इट इज ए फॉक सॉन्ग। ये कविता जो है एक फॉक सॉन्ग है, इट मीन्स लोकगीत है ऑफ द पैलनकिन बेरर्स। इट मीन्स पैलनकिन बेरर्स जो लोग होते थे, जो लोग पालकी को या डोली को उठा के ले जाते थे ना, तो उनके द्वारा जो गीत गाया जाता था उस दौरान जब वो लोग पालकी ले जाते थे, तो उन्हीं का ना ये एक लोकगीत है, ये जो कविता है। पैलनकिन बेरर्स के लिए जो हिंदी वर्ड है ना, शायद कहाड़ वर्ड का यूज किया जाता है। हिंदी में इनको कहाड़ बोला जाता था, जो लोग पालकी उठाते हैं उनको। टिपिकली संग वाइल केयरिंग ए न्यूली वेड ब्राइड। और इस सॉन्ग को, इस फॉक सॉन्ग को तब गाया जाता था जब पैलनकिन बेरर्स जो थे वो न्यूली वेड ब्राइड को, मतलब जिस लड़की का नया शादी हुआ है, नई दुल्हन को ले जाते थे टू हर फादर्स होम टू द ग्रूम्स होम। मतलब लड़की के पिता के घर से लड़की के ग्रूम, इट मीन्स लड़की के दूल्हे के घर में जब ले जाते थे ना, तो पैलनकिन बेरर्स जो थे, जो लोग पालकी को उठा के ले जाते थे, तो वो लोग रास्ते में जो गीत गाते थे ना, वही गीत है ये वाला जो कविता है। बेरर्स ऑफ्टन sang सच सॉन्ग्स इन ऑर्डर टू चीयर द ब्राइड अप। और बेरर्स जो लोग होते थे, जो कहार होते थे, जो पालकी उठाने वाले लोग होते थे ना, वो ऐसा गीत गाते थे रास्ते में ताकि वो दुल्हन को, ब्राइड को खुश कर सके। क्योंकि ब्राइड अभी तुरंत अपने मतलब माँ बाप के घर को छोड़ के आई हुई होती है, तो वो अंदर से थोड़ा उदास होती है। तो दुल्हन को ना चीयर अप करने के लिए, खुश करने के लिए ना, मोस्टली पैलनकिन बेरर्स जो है ऐसा सॉन्ग गाते थे। द पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1896। इस कविता को जो पहली बार पब्लिश करवाया गया ना 1896 में करवाया गया। एंड लेटर अपीयर इन सरोजनी नायडूज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन। और बाद में इसको सरोजनी नायडू के पहले पोइट्री कलेक्शन में प्रकाशित करवाया गया, पब्लिश करवाया गया, जिसका कि नाम था द गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो ये याद रखिएगा कि सरोजनी नायडू का जो पहला पोइट्री का कलेक्शन था उसका नाम था द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम अबाउट ऑथर वाला सेक्शन लिख रखे हैं, ऑथर के बारे में डिस्कस कर रखे हैं। तो अगर आप लोग को स्पेशली ऑथर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में ना, तभी आपको ऑथर वाला सेक्शन जो है इतना बड़ा लिखना है, वरना आप 3-4 लाइन ऑथर के बारे में लिखोगे इतना काफ़ी होगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे मतलब एक अच्छा स्टांजा लिखो जब तक आपको ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे एग्जाम में। बट हम यहाँ मेंशन डिटेल में इसलिए किए हैं थोड़ा सा, ताकि ऑब्जेक्टिव भी आप लोग का क्लियर होता जाए। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट ऑथर वाला सेक्शन। सरोजनी नायडू नोन एज द नाइटेंगल ऑफ इंडिया। फिर से ध्यान रखिएगा कि सरोजनी नायडू को ना नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट, जो कि महान पोइट में से थी, राइटर में से थी। फ्रीडम फाइटर भी थी, इट मीन स्वतंत्रता सेनानी भी थी। एंड सोशल एक्टिविस्ट, इट मीन सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। सी वॉज बॉर्न ऑन 13 Feb 1879 इन हैदराबाद। उनका जो जन्म हुआ 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में हुआ। ये जन्म का डेट भी आप लोग को याद रखना है कि कब बर्थ हुआ और कहाँ हुआ। हर फादर वॉज डॉक्टर अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय। उनके पिता का नाम जो था अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय था। एंड हर मदर वरादा सुंदरी देवी, और उनकी माँ का नाम था वरादा सुंदरी देवी। वॉज पोएटिस, वो भी एक कवित्री थी। एंड यूज टू राइट पोइट्री इन बंगाली, और उनकी माँ जो है कवित्री थी जो कि कविता लिखती थी बंगाली में, ठीक है।
उसके बाद है सरोजिनी नायडू वॉज सो गुड इन पोइट्री, कि सरोजिनी नायडू जो है ना कविता में काफ़ी अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छा कविता लिख रखी है ये। दैट इज़ द रीज़न, और यही कारण है कि सी स्टार्टेड गेटिंग कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, की वो कविता में इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। और भारत कोकिला बाय महात्मा गांधी, और उनको भारत कोकिला का नाम दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला का नाम जो है वो महात्मा गांधी दिए हुए थे। एवं हर फेमस पोएम कलेक्शन इंक्लूडेड, उनके फेमस पोएम के कलेक्शन में शामिल है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जिसके बारे में भी हम डिस्कस किए कि इसी में द पैलेंकिन बेरर्स को भी पब्लिश करवाया गया था। द टेम्पल, द बर्ड्स ऑफ टाइम अवेक, इंडियन वेवर्स एंड द फेदर ऑफ द डाउन। तो ये उनके सारे पोएम के कलेक्शन का नाम है, जिसमें कि ढेर सारी उनकी कविता को पब्लिश करवाया गया। अब नेक्स्ट जो है इस पोएम का समरी वाला सेक्शन आता है या फिर एनालिसिस वाला सेक्शन आता है, जिसके थ्रू हम लोग को समझ में आएगा कि इस पोएम में मेनली क्या डिस्कस किया गया है। उसके बाद कंक्लूजन वाला सेक्शन आएगा। द पोएम स्टार्ट विथ पैलेंकिन बेरर्स, ये जो कविता स्टार्ट होती है पैलेंकिन बेरर्स के साथ स्टार्ट होती है। हम आपको पैलेंकिन बेरर्स का अर्थ समझा दिए हैं, जो लोग पालकी ढोते हैं उनसे स्टार्ट होती है। दे कैरी द न्यूली वेड ब्राइड इन पैलेंकिन टू हर इन लॉज हाउस, मतलब जो पैलेंकिन बेरर्स थे ना वो लोग न्यूली वेड ब्राइड को, इट मीन्स जो नई दुल्हन है ना, उसको पालकी में कैरी किए हुए हैं और उसको अपने इन लॉज के हाउस ले जाते हैं, इट मीन्स उसके ससुराल ले जा रहे हैं। इसी चीज़ के साथ ये कविता शुरू होती है। दे टेल अस, वे जो है हम लोग को बताते हैं, दैट द ब्राइड इज़ वेरी लाइट टू कैरी, वे हम लोग को बताते हैं कि ब्राइड जो है ना वो बहुत हल्की सी है कैरी करने में, उठाने में, ढोने में। दे डोंट फील इट इज़ ए बर्डन, उनको ऐसा नहीं लगता है कि जो ब्राइड है वो कोई बर्डन है, कोई बोझ है, क्योंकि वो लोग कंधा पे ले जा रहे हैं ना उस पालकी को। तो वो ऐसा अपने सॉन्ग में ही गाते टाइम बोलते हैं कि ब्राइड जो है बिल्कुल हल्की सी है, उनको कोई बोझ जैसा नहीं लग रहा है ब्राइड को, दुल्हन को उठाते टाइम। द ब्राइड मूव सॉफ्टली अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ पैलेंकिन बेरर्स, और ब्राइड भी जो है ना सॉफ्टली मूव करती है, इट मीन सॉफ्टली बड़े ही नाजुक तरीके से हिलती डुलती है उस पालकी के मूवमेंट के साथ ही। द ब्राइड स्वेइंग, और ये जो ब्राइड का स्वेइंग इट मीन्स हो जाता है हिलना डुलना जो है, इज कंपेयर्ड विथ फ्लावर्स मूवमेंट इन वाइंड, उसका कंपैरिजन किया गया है, उसकी तुलना की गई है कि जैसे फ्लावर्स हवा चलने पे हिलते डुलते हैं ना बड़ी नाजुकता के साथ, उसी चीज से जो है उस दुल्हन का भी हिलना डुलना का कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया गया है। सी स्वेज लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, तो इस तरीके का लाइन यूज किया जाता है कविता में। आफ्टर दैट, अब इसके बाद द ब्राइड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड विथ ए बर्ड्स स्किमिंग, इसके बाद जो है ब्राइड का मूवमेंट इट मीन्स ब्राइड का जो हिलना डुलना है उसका कंपैरिजन किया जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है बर्ड के स्किमिंग से, इट मीन्स पक्षियों के टहलने से। बर्ड्स टच द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रीम स्लाइटली, कि कैसे जो बर्ड है ना किसी धारा के फॉर्म को, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं किसी धारा को स्लाइटली, इट मीन्स बड़ी नाजुकता के साथ टच करती है, एंड फ्लाई अवे, और उस धारा को टच करते हुए नदी की धारा को और तुरंत उड़ जाती है। लाइकवाइज, वैसे ही द ब्राइड मूव स्लाइटली, कि ब्राइड भी जो है वैसे ही स्लाइटली इट मीन्स बड़ी नाजुकता के साथ मूव करती है। फिर से इस लाइन में जो है बर्ड के स्किमिंग के साथ, बर्ड के हिलने डुलने या टहलने के साथ जो है ब्राइड के मूवमेंट का कंपैरिजन किया गया है। सी इज वेरी लाइट, फिर से बताया गया कि वो जो है काफी ज्यादा हल्की है, एंड सीम्स टू बी हैप्पी, और वो काफी ज्यादा खुश प्रतीत हो रही है। सी इज सेड टू बी फ्लोटिंग लाइक ए ड्रीमी स्माइल फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए पर्सन हु ड्रीम्स, यहाँ पे कहा गया है कि वो ना बिल्कुल फ्लोट कर रही है, इट मीन्स हिल डुल रही है एक ड्रीमी स्माइल की तरह, इट मीन्स सपने में जब कोई इंसान सपना देखता है, कुछ अच्छा सपना देखता है तो कैसे उसके चेहरे पे एक मतलब हल्की सी मुस्कान आती है अचानक से, तो बिल्कुल वैसे ही है ना दुल्हन भी मूव कर रही है, फ्लोट कर रही है ड्रीमी स्माइल की तरह। द पैलेंकिन बेरर्स कैरी द ब्राइड गेली, और पैलेंकिन बेरर्स जो है ना जो लोग उसको उठाए हुए हैं बड़े आनंद पूर्वक दुल्हन को उठाए हुए हैं। इवन व्हेन दे ग्लाइड हाई ग्राउंड्स, कि जब पैलेंकिन बेरर्स हाई ग्राउंड्स पे भी जाते हैं, उबड़ खावर रास्ते पे भी जाते हैं, तो वो लोग ब्राइड को ना कोई दिक्कत होने नहीं देते, दुल्हन को पालकी के अंदर कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं, बड़े ही आराम से ले जाते हैं। दे आर नॉट बर्डनड, उनको ऐसा नहीं लगता है कि उन पर कोई बोझ है। एंड सो दे प्रोसीड विद देयर सिंगिंग, और इस वजह से जो है वो लोग अपना गाना भी कंटिन्यू रखते हैं पूरे रास्ते। दे से दैट, वे लोग कहते हैं कि ब्राइड इज प्रीशियस लाइक ए पेर्ल, कि ब्राइड जो है वो जो दुल्हन है ना वो पेर्ल की तरह, मतलब एक महंगे मोती की तरह, एक मूल्यवान मोती की तरह प्रीशियस है, मूल्यवान है। फिर से यहाँ पे हम पोएम का लाइन यूज किए हुए, कोई भी
आप अगर पोएम से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो ना, तो उसमें बीच बीच में आपको पोएम का एक दो इंपॉर्टेंट लाइन जरूर यूज करना है, इससे आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बियर हर अलोंग, सी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। पैलनकिन बेरर्स कैरी द डेलिकेट ब्राइड सॉफ्टली इन देयर पैलनकिन। फिर से वही लाइन यूज किया गया कि पैलनकिन बेरर्स जो है ना, वो बड़ी ही डेलिकेट, इट मीन्स हो जाता है बड़ी ही नाजुकता के साथ, बड़े ही आराम से दुल्हन को पालकी में ले जाते हैं, मतलब पालकी में ढोते हैं। सी इज सीटेड इन द पैलनकिन लाइक ए ब्राइट स्टार। और वो जो दुल्हन है पालकी के अंदर बैठी हुई है एक ब्राइट स्टार की तरह, एक चमकीले तारे की तरह। एंड हीड्स टू द पैलनकिन बेरर्स सॉन्ग। और वो बड़े ही ध्यानपूर्वक पैलनकिन बेरर्स के सॉन्ग को, इट मीन्स गीत को सुन रही है जो कि पैलनकिन बेरर्स गाते हुए जा रहे हैं। द ब्राइड मूव्स लाइक ए बीम ऑफ लाइट। फिर से यहाँ पे ब्राइड के मूवमेंट का कंपैरिजन किया गया बीम ऑफ लाइट से, इट मीन्स हो जाता है प्रकाश की किरणों से। दैट स्प्रिंग्स व्हेन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय वेव्स। मतलब यहाँ बताया गया है कि दुल्हन जो है ना प्रकाश की किरण की तरह मूव करती है, जो कि वेव से, इट मीन्स लहरों से परावर्तित होकर चमकती है। द ब्राइड्स मूवमेंट इज ऑल्सो कंपेयर्ड विद द स्लो फॉलिंग ऑफ ए टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ ए ब्राइड। और ब्राइड का मूवमेंट जो है फिर आगे चल के पोएम में उसके आंखों से जो धीरे धीरे आंसू गिरता है ना, उससे भी कंपैरिजन किया गया है ब्राइड के मूवमेंट का। नाउ द ब्राइड इज डिलाइटेड टू विजिट हर इन लॉज हाउस। ब्राइड जो है काफी ज्यादा खुश भी है कि वो अपने इन लॉज के घर जा रही है, अपने ससुराल जा रही है। सी फेल्ट सैड फॉर हर सिचुएशन। लेकिन वो अपनी स्थिति पर दुखी भी है। सी इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हर पेरेंट्स। और ब्राइड इसलिए दुखी है क्योंकि वो अपने माता पिता से अब अलग हो रही है। सी हैज द मिक्स्ड फीलिंग ऑफ जॉय एंड पेन। और ब्राइड के अंदर ना अभी मिक्स्ड फीलिंग है, मतलब दोनों तरह की फीलिंग है। एक तरफ उसको खुशी है कि वो ससुराल जा रही है, अपने पति के घर जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसको दुख भी है कि अब उसके माता पिता का घर जो है छूट गया। The palanquin bearers continue to carry the bride who is as precious as a pearl on the string। मतलब जैसे किसी भी धागे पर लटका हुआ मोती प्रीशियस होता है, मीन्स मूल्यवान होता है, उसी तरह जो ब्राइड भी है काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान है, प्रीशियस है उस मोती की तरह, धागे पे लटके हुए मोती की तरह। और उसी प्रीशियस ब्राइड को ना पैलनकिन बेरर्स जो है कंटिन्यू लगातार जो है ढोते हुए ले जा रहे हैं पालकी के अंदर। दे डिडंट सीज देयर सॉन्ग एज दे कैरी द ब्राइड लाइटली। और वे लोग जो हैं कभी भी अपना सॉन्ग गाना, अपना गीत गाना बंद नहीं करते हैं जब वो ब्राइड को ले जा रहे होते हैं। दे ट्रैवल फार अवे ग्लाइडिंग रफ पाथ्स। वे लोग बहुत दूर तक रास्ता कवर अप करते हैं कंधे पे, मतलब पालकी को उठाए हुए बहुत दूर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खराब रास्ता भी बीच में आता है। नेवरथलेस दे नेवर फील सैड और बर्डन। फिर भी जो है, जो पैलनकिन बेरर्स है ना, उनको कभी सैड अनुभव नहीं होता है, उनको कभी बुरा नहीं लगता, ना ही ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई बोझ है। बाय कैरिंग द ब्यूटीफुल ब्राइड, मतलब ब्यूटीफुल ब्राइड, उस सुंदर सी दुल्हन को कैरी करते हुए, ढोते हुए, पैलनकिन बेरर्स के अंदर कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उनको उबड़ खाबड़ रास्ते से जाना पड़ रहा है। किसी भी तरह का वो ये एक्सप्रेस नहीं करते कि उनके ऊपर बोझ है या फिर वो किसी भी तरह से दुखी हुए हैं दुल्हन को उठाते टाइम, दुल्हन को पालकी से उसके ससुराल ले जाते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पोएम का एनालिसिस वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट कंक्लूजन वाला सेक्शन है। कंक्लूजन के बाद नोट्स आप लोग का खत्म हो जाएगा। कंक्लूजन में है दस इन द पोएम द पैलनकिन बेरर्स। इस प्रकार जो कविता है द पैलनकिन बेरर्स में सरोजनी नायडू डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द ब्राइड। सरोजनी नायडू जो है दुल्हन की ब्यूटी को डिस्क्राइब करती है, दुल्हन की सुंदरता की व्याख्या करती है। वाइल सी इज बीइंग कैरिड इन ए पैलनकिन, की मतलब जब दुल्हन को पालकी में ले जाया जा रहा होता है उसके ससुराल, तो उस समय जो दुल्हन की सुंदरता होती है, उस समय जो दुल्हन का मूवमेंट होता है ना, उसके बारे में, उस सुंदरता के बारे में सरोजनी नायडू जो है इस कविता में डिस्कस करती है, जो कि हम लोग को पढ़ के तो समझ आ ही गया एनालिसिस वाला सेक्शन। द मैन हु कैरिड द कैरेजेस, और जो आदमी उस कैरेज को उठाया हुआ होता है, फेल्ट दैट देयर वर्क वॉज स्पेशल, तो उनको ऐसा लगता है कि उनका काम जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। एंड डिड इट विथ मच हैप्पीनेस, और जो पैलनकिन बेरर्स हैं जो उस पालकी को, पैलनकिन को उठाए हुए हैं ना, वो जो है इस काम को, ब्राइड को ले जाने वाले काम को काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ करते हैं। उनको लगता है कि उनका काम जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है।
पोएम ऑल्सो ऑफर ए विंडो इनटू इंडियन कल्चर प्रैक्टिसेस। और ये जो कविता है हम लोग को ना एक भारतीय संस्कृति के प्रैक्टिस की, भारतीय संस्कृति के अभ्यास की एक झलक भी प्रदान करती है। पार्टिकुलरली द ट्रेडिशन ऑफ पैलनकिन यूज इन वेडिंग, कि कैसे पुराने ज़माने में पैलनकिन का, इट मीन्स पालकी का यूज़ किया जाता था शादी में परंपरागत रूप से, मतलब एक ट्रेडिशन था ना हम लोग का, दुल्हन की जो विदाई होती थी वो पालकी में होती थी। तो उस ट्रेडिशन को भी जो है इस कविता में दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि कहीं ना कहीं एक भारतीय संस्कृति के प्रैक्टिस का, भारतीय संस्कृति के अभ्यास का एक झलक है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। आगे हम ना पोएम से रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट मेंशन किए हुए हैं। पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये जो पोएम है ना 2 स्टांजा में डिवाइडेड है और 6 लाइन्स इन ईच स्टांजा, मतलब दोनों स्टांजा में 6 लाइन है, मतलब ऊपर वाले स्टांजा में 6 लाइन है और उसके बाद नीचे का जो स्टांजा है उसमें भी 6 लाइन है। तो इस तरीके से 2 स्टांजा में पोएम डिवाइडेड है और राइम स्कीम जो है वो दोनों स्टांजा का सेम ही है। तो पहले वाले का हम राइम स्कीम बता दिए। राइम स्कीम ए बी बी और सी सी करके है और सेम सेकेंड वाले स्टांजे का भी राइम स्कीम यही है। तो ये राइम स्कीम भी ध्यान रखना है आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस कविता का राइम स्कीम क्या है। तो यहाँ पे नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।